कहते हैं उस पुराने बंगले में रात के बाद कोई नहीं रुकता, क्योंकि रात के बाद ब्राउन साहेब आज भी वहां लौटते हैं। क्या है उस जगह की सच्चाई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी कंपस पर, जहां हम दुनिया की मशहूर कहानियां लेकर आते हैं। आज की कहानी है बंगाल के महान लेखक सत्यजीत राय की, एक सिहरन भरी, रहस्य से लिपटी और रोमांच के धागों से बंधी रचना। ब्राउन साहेब की कोठी। एक पुरानी कोठी, अंग्रेजों के जमाने की परछाइयां और एक डायरी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये रहस्य भरा सफर। ब्राउन साहेब की कोठी, सत्यजीत राय। मैं उन लोगों में से हूं जिसे पुरानी किताबों का कीड़ा कहा जा सकता है। बैंक की नौकरी से जो भी कमाई होती है, उसका आधा हिस्सा पुरानी किताबें खरीदने में चला जाता है। यात्रा वृत्तांत, शिकार की कहानियां, इतिहास, आत्मकथा, डायरी। पिछले 5 सालों में ऐसी कितनी ही किताबें मेरे पास इकट्ठा हो गई हैं। कीड़ों से कटी हुई पुरानी किताबों के पन्ने, सीलन से रंग खो चुके पन्ने, ये सब मेरे लिए बेहद प्रिय और परिचित है। और पुरानी किताबों की खुशबू, उसकी तो कोई बराबरी ही नहीं। यहां तक कि फ्रेंच परफ्यूम भी उस गंध के आगे फीके पड़ जाते हैं। पुरानी किताबें खरीदना ही मेरी एकमात्र लत है, और इसी आदत की वजह से ब्राउन साहब की ये डायरी मेरे हाथ लगी। बता दूं कि ये डायरी कोई छपी हुई डायरी नहीं है। हालांकि वैसे डायरी भी मेरे पास है। ये डायरी पूरी तरह से हाथ से लिखी हुई है। लाल चमड़े में बंधी 350 पन्नों की एक रूल वाली कॉपी, 6 इंच लंबी और 4.5 इंच चौड़ी। कवर के चारों ओर सुनहरी बॉर्डर और बीच में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ नाम, जॉन मिडल्टन ब्राउन। कवर खोलते ही पहले पन्ने पर ब्राउन साहब का हस्ताक्षर, उसके नीचे उनका पता, एवरग्रीन लॉज, फ्रेजर टाउन, बैंगलोर, और सबसे नीचे लिखा है जनवरी 1858। यानी ये डायरी अब 113 साल पुरानी हो चुकी है। ब्राउन साहब का नाम लिखी अन्य कुछ किताबों के साथ ये लाल चमड़े में बंधी डायरी भी थी। मशहूर किताबों की तुलना में इसकी कीमत काफी कम थी। दुकानदार मदबूल ने 20 रुपए मांगे, मैंने 10 कहे, और अंत में ये 12 रुपए में मेरी हो गई। अगर ब्राउन कोई मशहूर शख्स होते तो इस किताब की कीमत 1000 रुपए होती। डायरी में उस समय के भारत में अंग्रेजों के रोजमर्रा के जीवन के अलावा और कुछ खास मिलेगा, ये उम्मीद नहीं थी। सच कहूं तो पहले 100 पन्ने पढ़ने के बाद ऐसा कुछ मिला भी नहीं। ब्राउन साहब एक स्कूल मास्टर थे, बैंगलोर के किसी स्कूल में पढ़ाते थे। उन्होंने ज्यादातर अपने ही जीवन के बारे में लिखा है, कभी कभी बैंगलोर शहर का वर्णन किया है। एक जगह पर उस समय की वायसराय की पत्नी लेडी कैनिंग के बेंगलुरु आने का जिक्र है। उन्होंने बेंगलुरु के फूल पौधों, पेड़ों और अपने बगीचे के बारे में लिखा है। कई जगहों पर ब्राउन साहब ने इंग्लैंड के ससेक्स क्षेत्र में स्थित अपने पैतृक घर और वहां छूटे हुए अपने रिश्तेदारों का भी उल्लेख किया है। उनकी पत्नी एलिजाबेथ का भी जिक्र है, लेकिन वो कुछ साल पहले ही गुजर चुकी थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि डायरी में साइमन नामक किसी व्यक्ति का बार बार उल्लेख मिलता है। ये साइमन कौन थे? उनका बेटा, भाई, भतीजा, दोस्त या कोई और? ये डायरी से साफ नहीं होता, लेकिन ब्राउन साहब का साइमन के प्रति गहरा लगाव स्पष्ट है। डायरी में साइमन की बुद्धिमत्ता, साहस, गुस्सा, शरारतें और अनिश्चित स्वभाव का जिक्र कई बार किया गया है। जैसे साइमन को किस कुर्सी पर बैठना पसंद है, आज साइमन की तबीयत कैसी है, साइमन को पूरा दिन न देख पाने से मन उदास हो गया। इस तरह की छोटी छोटी बातें लिखी गई है। डायरी में साइमन की दुखद मृत्यु का भी उल्लेख है। 22 सितंबर की शाम 7:30 बजे बिजली गिरने से साइमन की मौत हो गई। अगले दिन सुबह ब्राउन साहब के बगीचे में एक जली हुई नीलगिरी के पेड़ के पास साइमन का शव मिला। इसके बाद 1 महीने तक डायरी में लगभग कुछ भी नहीं लिखा गया। जो कुछ लिखा गया उसमें शोक और निराशा के सिवाय कुछ नहीं था। ब्राउन साहब इंग्लैंड लौटने का सोच रहे थे, लेकिन साइमन की यादें उन्हें जाने ही नहीं देती थी। उनकी सेहत भी धीरे धीरे खराब होने लगी। डायरी में 5 बार लिखा है कि आज भी स्कूल नहीं गया। एक डॉक्टर लुकास का जिक्र भी है, जिन्होंने ब्राउन साहब की जांच की और दवाइयां दी। फिर अचानक 2 नवंबर, डायरी में एक अद्भुत घटना का उल्लेख है। इस घटना ने डायरी की अहमियत को 1000 गुना बढ़ा दिया। ब्राउन साहब ने यह घटना रोजमर्रा की नीली स्याही के बजाय लाल स्याही से लिखी। उन्होंने जो लिखा है
मैं उसका हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। आज एक अद्भुत घटना घटी। शाम को मैं लालबाग गया था, पेड़ पौधों के बीच अपना मन शांत करने के लिए। करीब 7:30 बजे घर लौटा और जैसे ही बैठक में घुसा, मैं दंग रह गया। फायरप्लेस के पास अपनी पसंदीदा हाई बैक कुर्सी पर साइमन बैठा था। हाँ, साइमन, सचमुच साइमन। मैं एक पल को खुशी से पागल सा हो गया। और वो सिर्फ बैठा ही नहीं था, बल्कि स्नेह से भरी आंखों से बिल्कुल मेरी ओर देख रहा था। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी। मेरा आलसी नौकर टॉमस अभी तक लैंप जलाने नहीं आया था। मैंने साइमन को थोड़ा और साफ देखने के लिए जेब से माचिस निकाली, लेकिन जैसे ही माचिस जलाई, उस हल्की रोशनी के भीतर कुछ ही पलों में साइमन गायब हो गया। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं साइमन को दोबारा देख पाऊंगा। अगर वो इस तरह भूत बनकर ही सही मुझे कभी कभार दिख जाए तो मेरा सारा दुख मिट जाएगा। आज का दिन मेरे लिए सचमुच आनंद से भरा हुआ है। साइमन मुझे मरने के बाद भी नहीं भूला, यहां तक कि अपनी पसंदीदा कुर्सी को भी नहीं। बस एक दुआ है, कभी कभी साइमन मुझे दिखाई दे जाए। इसके सिवाय मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। अगर इतना मिल जाए तो मैं अपना शेष जीवन पूरी शांति से जी सकता हूं। इसके बाद डायरी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। जो कुछ लिखा गया उसमें दुख का कोई निशान नहीं था, क्योंकि ब्राउन साहब की साइमन से रोज एक बार मुलाकात हो जाती थी। साइमन का भूत उन्हें निराश नहीं करता था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा है, जो हमें प्यार करता है, मृत्यु के बाद भी उसका वह प्यार अडिग रहता है। यह ज्ञान पाकर मुझे परम शांति मिली है। यही अंत था। लेकिन अब सवाल यह है कि ब्राउन साहब का वह घर बैंगलोर के फ्रेजर टाउन में एवरग्रीन लॉज क्या अब भी मौजूद है? और क्या वहां अब भी शाम को साइमन के भूत का आगमन होता है? और क्या वह भूत अजनबियों को दिखता है? अगर मैं उस घर में जाकर एक शाम बिताऊं तो क्या साइमन के भूत को देख पाऊंगा? ब्राउन साहब की डायरी हाथ में आने के बाद से ही बैंगलोर जाने का कोई न कोई बहाना ढूंढ रहा था। मौका अचानक ही मिल गया। हमारी बालीगंज स्कूल की वार्षिक रियूनियन में मेरी मुलाकात पुराने सहपाठी अनिकेंद्र भौमिक से हो गई। अनिक ने बताया कि वो बैंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में काम करता है। उसने कहा, एक बार आकर देख ले मेरे पास, इंडिया का बेस्ट प्लेस है। मेरे घर में एक अलग कमरा भी है, आएगा? अनिक स्कूल में मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। कॉलेज अलग अलग हो गया। वो साइंस में था और मैं आर्ट्स में। हमारे रास्ते पूरी तरह अलग हो गए। बीच में वो इंग्लैंड भी चला गया। नतीजा ये हुआ कि हमारी दोस्ती में भी दूरी आ गई और अब करीब 12 साल बाद उससे मुलाकात हुई। मैंने कहा, आ सकता हूं। कौन सा समय सही रहेगा? कभी भी। बैंगलोर में गर्मी नहीं होती। यही वजह है कि ये जगह अंग्रेजों की पसंदीदा थी। जब भी आना चाहो आ जाना। हाँ, 7 दिन पहले बता देना तो अच्छा रहेगा। मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार किया और दुर्गा पूजा की छुट्टियों में बैंगलोर उसके पास आ गया। बैंगलोर आने के पहले मैंने अनीक को इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो अपनी एम्बेसडर कार में मुझे पूरा शहर घुमा लाया, यहां तक कि फ्रेजर टाउन भी। बैंगलोर वाकई खूबसूरत जगह है। इस शहर की तारीफ करने के लिए मुझे झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ा। ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि कोलकाता के बाद इतनी शांत और हलचल मुक्त जगह किसी काल्पनिक स्वप्नलोक जैसी लगती है। दूसरा दिन रविवार था। सुबह अनी के बगीचे में रंग बिरंगे छाते के नीचे बैठकर चाय पीते हुए मैंने पहली बार ब्राउन साहब का जिक्र छेड़ा। अनीक ने सुनकर चाय का प्याला हाथ से नीचे रखा और बोला, देख रंजन, जिस घर की ये बात कर रहा है वो घर शायद अब भी मौजूद हो सकता है। 100 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, लेकिन अगर वहां जाने का मकसद भूत प्रेत देखने का है तो मैं इस काम में शामिल नहीं हो सकता। बुरा मत मानना भाई, मैं हमेशा से थोड़ा ज्यादा संवेदनशील रहा हूं। आज के इस शान शहर में जहां किसी तरह की परेशानी नहीं है, वहां भूत के पीछे भागना मतलब जानबूझ के मुसीबत मोल लेना, इसमें मैं नहीं हूं। अनी की बात सुनकर समझ गया कि पिछले 12 सालों में वो ज्यादा बदला नहीं है। स्कूल में उसे डरपोक कहकर चिढ़ाया जाता था। याद आया कि एक बार हमारी क्लास के जयंत और कुछ शरारती लड़कों ने उसे बालीगंज सर्कुलर रोड के पास स्थित राइडिंग स्कूल के करीब सफेद चादर में लिपट कर डराया था।
इस घटना के बाद अनीक 2 दिन स्कूल नहीं आया था और उसके पिता ने खुद स्कूल के हेडमास्टर बीरेश्वर बाबू से शिकायत की थी। मैं इस बारे में कुछ कहता, इससे पहले ही अनीक अचानक बोल उठा। लेकिन अगर तुझे जाना ही है तो साथी की कमी नहीं होगी। आइए मिस्टर बैनर्जी। पीछे मुड़कर देखा। एक करीब 45 साल के सज्जन अनीक के बगीचे के गेट से अंदर आकर मुस्कुराते हुए मेरी ओर बढ़ रहे हैं। उनका डिलडॉल काफी मजबूत था, करीब 6 फीट लंबाई, पहनावे में हल्के भूरे रंग की हैंडलूम पैंट के ऊपर गहरे नीले रंग की टेरेलिन बुशर्ट और गले में काले सफेद बटिक प्रिंट वाला सिल्क का मफलर। अनीक ने परिचय कराया। मेरा दोस्त रंजन सेनगुप्ता और ये है मिस्टर ऋषिकेश बैनर्जी। पता चला कि ये सज्जन बैंगलोर के एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में काम करते हैं। लंबे समय से बंगाल से बाहर रहने की वजह से उनकी भाषा में एक गैर बंगाली झुकाव आ गया था और वे काफी अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते थे। अनीक ने बेरे को बुलाकर एक और कप चाय मंगवाई और फिर सीधे ब्राउन साहब के घर की बात छेड़ दी। ये सुनकर बैनर्जी साहब इतनी जोर से हंसे कि कुछ देर से हमारी मेज के पास घूम रहा गिलहरी लपक कर एक देवदार के पेड़ पर चढ़कर सीधे उसकी सबसे ऊंची डाल पर पहुंच गया। भूत? क्या तुम सच में भूतों पर विश्वास करते हो? आज के जमाने में, इस युग में? मैं थोड़ा झेमते हुए बोला, अगर थोड़ी जिज्ञासा है तो उसमें नुकसान क्या है? हो सकता है कि भूतों का भी कोई वैज्ञानिक कारण हो जिसे अगले 10 सालों में समझा जा सके। बैनर्जी साहब की हंसी फिर भी नहीं रुकी। मैंने देखा कि उनके दांत बड़े ही चमकदार और मजबूत थे। अनीक बोला, खैर मिस्टर बैनर्जी, भूत हो या ना हो, अगर ऐसा कोई घर वाकई मौजूद है और रंजन को वहां जाने का अजीब ख्याल आ ही गया है, तो क्या आप एक शाम उसके साथ वहां जाकर थोड़ा समय बिता सकते हैं? वो कोलकाता से आया है, मेरा मेहमान है, मैं उसे वहां अकेले नहीं भेज सकता। और सच कहूं तो मैं खुद थोड़ा ज़्यादा सतर्क स्वभाव का हूं। अगर मैं साथ गया तो शायद इससे उसे और असुविधा ही होगी। बैनर्जी साहब ने अपनी शर्ट की जेब से एक मुड़ी हुई पाइप निकाली और उसमें तंबाकू भरते हुए बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं एक शर्त पर ही जा सकता हूं। मैं साथ में सिर्फ एक को नहीं बल्कि दोनों को ले जाऊंगा। बात खत्म करते ही वो फिर से हंस पड़े। अनीक का चेहरा थोड़ा सा फीकापन लिए हुए दिखा, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। घर का नाम क्या बताया तुमने? एवरग्रीन लॉज, फ्रेजर टाउन में। डायरी में यही लिखा है। बैनर्जी साहब ने पाइप का कश लेते हुए कहा, फ्रेजर टाउन में सचमुच कुछ पुराने कुटियानुमा अंग्रेजी घर हैं। खैर, अगर जाना ही है तो देर क्यों करें? आज शाम का क्या ख्याल है? 4 बजे के आसपास? इंजीनियर होने के बावजूद उनका स्वभाव पूरी तरह से सैन्य और अंग्रेजियत लिए हुए था। ठीक 4 बजे वो अपनी मॉरिस माइनर कार लेकर आ पहुंचे। जब हम गाड़ी में बैठ रहे थे, उन्होंने पूछा, साथ में क्या क्या ले जा रहे हो? अनीक ने सामान गिनाना शुरू किया। 5 सेल की एक टॉर्च, 6 मोमबत्तियां, फर्स्ट एड बॉक्स, गरम कॉफी से भरा एक बड़ा फ्लास्क, एक डिब्बा हैम सैंडविच, एक पैक ताश, जमीन पर बिछाने के लिए एक चादर और मच्छर भगाने के लिए एक ट्यूब ओडोमॉस। और हथियारों में क्या क्या ले जा रहे हो? भूत पर क्या हथियार का असर होता है? और रंजन, तुम्हारा ये साइमन का भूत क्या सच में ठोस है? खैर, मेरे पास एक छोटा सा पिस्तौल है, तो ठोस या तरल की चिंता करने की जरूरत नहीं। गाड़ी चलने के बाद बैनर्जी साहब ने कहा, एवरग्रीन लॉज की बात पूरी तरह काल्पनिक नहीं है। मैं थोड़ा हैरान होकर बोला, आपने पहले ही इसकी जांच कर ली क्या? बैनर्जी साहब ने 2 साइकिल सवारों को बड़ी कुशलता से पार करते हुए बोले, मैं एक बहुत व्यवस्थित व्यक्ति हूं मिस्टर सेनगुप्ता। जहां जा रहे हैं उस जगह का अस्तित्व है या नहीं, ये जान लेना तो जरूरी है। उन्होंने बताया कि सुबह वो श्रीनिवास देशमुख के घर गए थे। देशमुख, जो उनके पुराने दोस्त और गोल्फ पार्टनर हैं, बताया कि एवरग्रीन लॉज नाम का एक मंजिला घर लगभग 50 सालों से खाली पड़ा है। कुछ साल पहले तक लोग उसके बगीचे में पिकनिक मनाने जाया करते थे, लेकिन अब नहीं जाते। घर एक सुनसान जगह पर है और वहां पहले भी कोई लंबे समय तक नहीं रहा, लेकिन इसे कभी भूतिया घर के रूप में बदनाम नहीं किया गया। घर का फर्नीचर सालों पहले नीलाम हो चुका है। उसका कुछ हिस्सा कर्नल मार्सर के घर में है, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और फ्रेजर टाउन में ही रहते थे। बैनर्जी साहब बोले, इन सारी बातों को सुनकर समझा कि शायद हमें भी वहां एक तरह का पिकनिक मनाकर लौट आना होगा। अच्छा हुआ अनीक ने ताश ले लिया। बैंगलोर की साफ सुथरी चौड़ी सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए बार बार यही लगता था।
इतना आधुनिक व्यवस्थित शहर, यहां कोई भूतिया घर होगा ये सोचना भी मुश्किल है। लेकिन दिमाग फिर भी बार बार ब्राउन साहब की डायरी पर लौट आता था। आखिर कोई पागल ही होगा जो अपनी डायरी में झूठी कहानियां लिखे। और ब्राउन साहब, वो तो पागल बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने साइमन के भूत को खुद देखा था, एक बार नहीं कई बार। तो क्या वो भूत हमें भी कभी दिखाई देगा? इंग्लैंड तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन किताबों में इंग्लैंड के गांवों की कुटिया की ढेरों तस्वीरें देखी है। एवरग्रीन लॉज के सामने खड़े होकर लगा जैसे सच में इंग्लैंड के किसी गांव के एक पुराने वीरान घर के सामने आ गए हों। कॉटेज के सामने एक बगीचा था, लेकिन फूलों की क्यारियों की जगह अब सिर्फ घास और झाड़ियां उगाई थी। बगीचे में एक छोटा सा लकड़ी का गेट था, जिसे अंग्रेजी में विकेट कहते हैं। गेट पर एक प्लेट पर अब भी घर का नाम लिखा हुआ था, लेकिन शायद किसी पिकनिक मनाने वाले ने मजाक में एवरग्रीन के आगे एन जोड़ दिया था और उसे नेवरग्रीन बना दिया था। हम गेट से अंदर गए और घर की ओर बढ़े। चारों ओर पेड़ पौधों की भरमार थी। मैंने कुछ नीलगिरी के पेड़ देखे और बाकी कई पेड़ ऐसे थे जिनके नाम मुझे नहीं पता थे और जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कहते हैं बैंगलोर की मिट्टी और पानी इतने उपजाऊ है कि किसी भी देश का कोई भी पेड़ यहां फल फूल सकता है। कॉटेज के सामने एक टाइलों से ढकी हुई छत वाला पोर्टिको था, जिसकी झुकी हुई खंभों पर बेलें ऊपर तक चढ़ी हुई थी। छत की कई टाइलें टूट चुकी थी, जिससे आसमान साफ दिखाई दे रहा था। सामने के दरवाजे का एक पल्ला टूटकर झुका हुआ था। घर के दरवाजे और खिड़कियों के कांच ज्यादातर टूट चुके थे। दीवारों पर काई जम चुकी थी और घर का असली रंग क्या था, इसका अंदाजा लगाना अब नामुमकिन था। हम दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही एक गलियारा था। पीछे की तरफ एक टूटे हुए दरवाजे से एक कमरा नजर आ रहा था। हमारे दाई और बाई ओर भी कमरे थे। दाई ओर वाला कमरा बड़ा लग रहा था। अंदाज से समझा कि यह शायद बैठकखाना रहा होगा। फर्श पर अंग्रेजी अंदाज में लकड़ी की पट्टियां बिछाई गई थी, लेकिन उनमें से कोई भी सही सलामत नहीं थी। कदम बहुत संभाल कर रखने पड़ रहे थे और हर कदम पर खटक खटक की तेज आवाज गूंज रही थी। हम उस कमरे में दाखिल हुए। यह काफी बड़ा कमरा था और उसमें फर्नीचर न होने के कारण और भी सुनसान लग रहा था। पश्चिम और उत्तर दिशा में खिड़कियों की कतारें थी। एक तरफ की खिड़की से गेट और बगीचा दिख रहा था और दूसरी तरफ पेड़ों की लाइन। क्या इन्हीं पेड़ों में से किसी पर बिजली गिरी थी? उसी पेड़ के नीचे साइमन खड़ा था और वहीं एक झटके में उसकी मौत हो गई थी। ये सोचते ही बदन में सिहरन दौड़ गई। अब दक्षिण दिशा की दीवार की ओर देखा, जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। बाई कोने में एक फायरप्लेस था। इसी फायरप्लेस के पास साइमन की पसंदीदा कुर्सी हुआ करती थी। कमरे की छत की ओर नजर गई तो धुएं के निशान और मकड़ियों के जाले दिखाई दिए। एक समय का खूबसूरत एवरग्रीन लॉज अब बेहद बदहाल और उपेक्षित दिखाई दे रहा था। मिस्टर बैनर्जी, जो पहले गुनगुनाते हुए अंग्रेजी धुन गा रहे थे, अब पाइप जलाकर बोले, आपको क्या खेलना है? ब्रिज, पोकर या रमी? अनीक फर्श पर अपना सामान सजा रहा था और चादर बिछाकर जमीन पर बैठने ही वाला था कि तभी एक आवाज सुनाई दी। किसी दूसरे कमरे में कोई जूते पहनकर चल रहा था। मैंने अनी की ओर देखा। वो पूरी तरह से पीला पड़ गया था। जूते की आवाज रुक गई। मिस्टर बैनर्जी ने अचानक अपने पाइप को हटाकर जोर से गरजते हुए पूछा, हेलो, क्या वहां कोई है? तुरंत हम तीनों गलियारे की ओर बढ़े। अनीक ने हल्के से मेरी कोट की आस्तीन पकड़ ली थी। अब जूतों की आवाज फिर से शुरू हो गई। जैसे ही हम गलियारे में पहुंचे, दाई ओर के कमरे से एक आदमी बाहर निकला और हमें देखकर रुक गया। वो व्यक्ति भारतीय था। उसकी दाढ़ी और मूंछें काफी बढ़ी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ये साफ था कि वो शिक्षित और सभ्य व्यक्ति है। हम समझ नहीं पाए कि क्या कहें। तभी वो खुद ही हमारी जिज्ञासा को शांत करते हुए बोला, नमस्ते, मेरा नाम वेंकटेश है। मैं एक पेंटर हूं। क्या आप इस घर के मालिक हैं या ग्राहक? दोनों में से कोई नहीं। बैनर्जी साहब हंसते हुए बोले, हम बस घूमते घूमते यहां आ गए हैं। असल में मैं सोच रहा था, अगर ये घर मुझे मिल जाए तो इसे मैं अपने काम का स्टूडियो बना लूं। टूटी फूटी हालत से मुझे कोई परेशानी नहीं। क्या आपको पता है इसका मालिक कौन है? मुझे खेद है, हम नहीं जानते, लेकिन आप कर्नल मार्सर से पूछ सकते हैं।
सामने की सड़क से बाईं ओर चले जाइए। उनका घर यहां से बस 5 मिनट की दूरी पर है। धन्यवाद कहकर मिस्टर वेंकटेश बाहर चले गए। गेट के खुलने और बंद होने की आवाज सुनने के बाद मिस्टर बैनर्जी ने फिर से अपनी जोरदार हंसी के साथ कहा, मिस्टर सेनगुप्ता, ये जरूर आपके साइमन नहीं थे। मैं हंसते हुए बोला, अभी तो सिर्फ 5:15 ही बजे हैं। इतनी जल्दी आप भूत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और अगर ये भूत होता भी तो 19वीं सदी का नहीं होता, क्योंकि तब इसके कपड़े कुछ और होते। हम इस बीच बैठखाने में लौट आए थे। अनीक ने फर्श पर बिछाई चादर पर बैठते हुए कहा, बेवजह की कल्पनाओं से डर बढ़ाने का क्या फायदा? चलो ताशी खेल लेते हैं। पहले कुछ मोमबत्तियां जला लो, यहां शाम बहुत जल्दी ढल जाती है। 2 मोमबत्तियां जलाकर लकड़ी के फर्श पर खड़ी कर दी गई। फिर हमने फ्लास्क के ढक्कन में कॉफी डालकर बारी बारी पी ली। मुझे कुछ देर से एक बात दिमाग में आ रही थी, जिसे कहे बिना मैं रह नहीं सका। भूतों की सनक मुझ पर कैसे चढ़ गई है, ये मेरी बात से ही साफ हो जाएगा। मैंने मिस्टर बैनर्जी की ओर देखते हुए कहा, आपने कहा था कि कर्नल मार्सर ने इस घर का कुछ फर्नीचर खरीदा था। अगर वो इतने पास रहते हैं तो क्या उनके घर जाकर एक चीज के बारे में पूछताछ की जा सकती है? कौन सी चीज? एक खास तरह की ऊंची पीठ वाली कुर्सी। अनीक ने जैसे थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अब ये क्यों? अचानक ऊंची पीठ वाली कुर्सी की खोज करने का क्या मतलब है? नहीं मतलब, ब्राउन साहब ने कहा था कि वो साइमन की पसंदीदा कुर्सी थी। वो भूत बनकर भी उस पर आकर बैठता था। वो कुर्सी फायरप्लेस के पास रहती थी। अगर उसे वही ले जाकर रख सके तो शायद। क्या बात कर रहा है तू? बैनर्जी साहब की कार में वो ऊंची पीठ वाली कुर्सी कैसे लाएगा? या हम तीनों उसे कंधे पर ढोएंगे? सच में दिमाग घूम गया है क्या? मिस्टर बैनर्जी ने अब हाथ उठाकर हम दोनों को चुप कराया और कहा, कर्नल मार्सर ने जो सामान खरीदा है उसमें ऐसी कोई ऊंची पीठ वाली कुर्सी नहीं है। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। उनके घर में मेरा अक्सर आना जाना रहता है। अगर वहां ऐसी कोई कुर्सी होती तो मेरी नजर जरूर पड़ती। जहां तक मुझे याद है, उन्होंने सिर्फ 2 बुककेस, 2 ऑयल पेंटिंग्स, कुछ फूलदान और सजावट के लिए शेल्फ पर रखने वाली कुछ चीजें खरीदी थी। मैं निराश हो गया। अनीक ने ताश निकालकर उन्हें फेंटना शुरू कर दिया। मिस्टर बैनर्जी ने कहा, चलिए रमी खेले। वैसे खेल का असली मजा तो दाव लगा कर आता है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं बैंक का एक साधारण कर्मचारी हूं। ज्यादा हारने की क्षमता नहीं है। बाहर की रोशनी मध्यम हो चुकी थी। हम खेल में लग गए। मेरी किस्मत ताश के खेल में कभी अच्छी नहीं रही। आज भी वही हाल रहा। मैं जानता था कि अनीक अंदर से नर्वस है, इसलिए अगर वो जीतता तो मुझे कम से कम थोड़ी राहत मिलती। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। सिर्फ मिस्टर बैनर्जी की किस्मत अच्छी थी। वो गुनगुनाते हुए अंग्रेजी धुनें गा रहे थे और लगातार दाव पर दाव जीत रहे थे। खेलते खेलते अचानक खामोशी में हमने एक बार बिल्ली की आवाज सुनी। इससे मेरा मन और बुझ गया। हॉन्टेड हाउस में बिल्ली भी नहीं होनी चाहिए। जब मैंने ये बात कही तो बैनर्जी हंसकर बोले, लेकिन ये काली बिल्ली थी, अभी अभी उस गलियारे से गुजर गई। काली बिल्ली तो भूतों के साथ अच्छी तरह मेल खाती है ना? खेल जारी रहा। कुछ देर के लिए सिर्फ एक अनजान पक्षी की कर्कश आवाज को छोड़कर कोई और आवाज, दृश्य या घटना हमारी एकाग्रता में खलल नहीं डाल पाई। घड़ी में 6:30 बज गए थे। बाहर अब लगभग अंधेरा हो चुका था। मुझे कुछ बहुत अच्छे पत्ते मिले और मैं लगातार 2 बार जीत गया। तीसरा रमी का राउंड अभी अभी खत्म ही हुआ था कि अचानक हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कोई बाहर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। हम तीनों के हाथ से पत्ते नीचे गिर गए। अनीक अब और भी ज्यादा पीला पड़ गया। मेरे सीने के अंदर भी हल्का कंपन शुरू हो गया। लेकिन मिस्टर बैनर्जी को देखकर लगा वो सच में डरने वाले इंसान नहीं है। अचानक खामोशी को तोड़ते हुए उन्होंने अपनी भारी आवाज में चिल्लाकर पूछा, कौन है? फिर से दरवाजे पर दस्तक, टक 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 टक। बैनर्जी जांच करने के लिए उछलकर खड़े हो गए। मैंने झट से उनका पैंट पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, अकेले मत जाइए। हम तीनों एक साथ कमरे से बाहर निकले। गलियारे में बाईं तरफ नजर घुमाई तो देखा कि दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा है। उसके पहनावे में सूट है और हाथ में एक लाठी। अंधेरे में उसे पहचान पाना मुश्किल था। अनीक ने मेरी आस्तीन और भी जोर से पकड़ ली।
शायद उसकी हालत देखकर ही मेरे अंदर अपने आप साहस का एक एहसास आ गया। बैनर्जी इस बीच कुछ कदम आगे बढ़कर अचानक चिल्ला उठे, हेलो, डॉक्टर लार्किन, आप यहां? अब मैंने भी उस बुजुर्ग साहब को ठीक से देख लिया। मोहक व्यक्तित्व वाले उस साहब ने अपनी सोने की फ्रेम वाली चश्मे के पीछे से नीली आंखों को संकुचित कर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मॉरिस कार बाहर खड़ी देखी, फिर खिड़की से मोमबत्ती की रोशनी भी दिखी, तो सोचा देखूं जरा इस खंडर में तुम क्या पागलपन कर रहे हो। मिस्टर बैनर्जी हंसते हुए बोले, मेरे ये दो नौजवान दोस्त थोड़े अजीब तरह के रोमांच के शौकीन हैं। कह रहे थे कि एवरग्रीन लॉज में बैठकर ताश खेलेंगे। बस वही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। युवा उम्र तो ऐसे ही पागलपन के लिए होती है। हम बूढ़े लोग तो बस अपने काउच पर बैठकर पुरानी यादों में ही खोए रहते हैं। खैर, मजे करो। डॉक्टर लार्किन ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा और अपनी लाठी ठक ठक करते हुए चले गए। और उसी पल दूसरी बार भूत की उम्मीद को छोड़ना पड़ा। अब क्या करें? फिर से ताश खेलने में ध्यान लगा लिया। शुरुआत में मैं करीब 4.5 रुपए हार रहा था, लेकिन पिछले आधे घंटे में थोड़ा बहुत वापस जीत लिया। चाहे साइमन का भूत न दिखा हो, लेकिन अगर ताश में कुछ जीत कर घर लौटूं तो आज का ये आउटिंग थोड़ा सार्थक हो जाएगा। मेरी नजर बार बार घड़ी पर जा रही थी। मुझे मालूम था कि असली घटना कब हुई थी। ब्राउन साहब की डायरी से पता चला था कि इसी समय शाम को बिजली गिरने से साइमन की मौत हुई थी। मैं ताश बांट रहा था। मिस्टर बैनर्जी अपनी पाइप में आग लगा रहे थे। अनीक ने अभी अभी सैंडविच निकालने के लिए पैकेट में हाथ डाला ही था कि अचानक उसकी नजर बदल गई। चेहरा पल भर में सख्त पड़ गया और उसका पूरा शरीर एकदम जड़ हो गया। उसकी नजर दरवाजे के बाहर गलियारे की तरफ जमी हुई थी। हम दोनों की नजर भी स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में मुड़ गई और जो हमने देखा उसने कुछ पलों के लिए मेरा गला सुखा दिया और सांस रोक दी। गलियारे के घने अंधेरे में एक जोड़ी जलती हुई आंखें सीधे हम पर टिकी थी, फॉस्फोरस जैसी फीकी हरी और पीली चमक। मिस्टर बैनर्जी का दाहिना हाथ धीरे धीरे उनकी कोट की वेस्ट पॉकेट की ओर बढ़ा और उसी पल जैसे किसी ने मेरे दिमाग में एक स्विच ऑन कर दिया हो। पूरी बात एकदम साफ हो गई। मेरे भीतर का सारा डर एक झटके में गायब हो गया। मैंने कहा, आपको पिस्तौल की जरूरत नहीं है जनाब, ये वही काली बिल्ली है। मेरी बात सुनकर अनीक को भी थोड़ी हिम्मत आई। मिस्टर बैनर्जी ने अपनी जेब से हाथ बाहर निकालते हुए धीमी आवाज में कहा, कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं। अब वो जलती हुई आंखें हमारी ओर बढ़ने लगी। दरवाजे की चौखट पार करते ही मोमबत्ती की रोशनी में मेरी बात सही साबित हो गई। ये वही काली बिल्ली थी। चौखट पार करने के बाद बिल्ली बाई ओर घूमी। हमारी नजरें उसके पीछे पीछे घूम रही थी, उसका पीछा कर रही थी। फिर हमारी तीनों की आवाज एक साथ निकल पड़ी। वो आवाज किसी अप्रत्याशित आश्चर्य से निकली चीख जैसी थी। उस चीख का कारण हमारी आंखों के सामने साफ दिखाई दे रहा था। जब हम ताश में पूरी तरह डूबे हुए थे, तभी न जाने कहां से गाढ़े लाल मखमल से ढकी वही हाई बैक कुर्सी फायरप्लेस के पास अपनी जगह पर आग खड़ी हुई थी। अमावस्या की रात के अंधकार जितनी काली, वो बिल्ली धीरे धीरे बेआवाज कुर्सी की ओर बढ़ी। एक पल के लिए कुर्सी के सामने रुकी, मानो उसके महत्व को पहचान रही हो, और फिर एक सधी हुई त्वरित छलांग में वो उस पर चढ़ गई। कुछ ही सेकंड में उसने अपने शरीर को समेट लिया, कुंडली बनाकर लेट गई और शांत आत्मविश्वास भरी सांसों के साथ वहां पसरी रही। और उसी पल एक अजीबो गरीब आवाज ने मेरी रगों में खून को जमा दिया। किसी अदृश्य बूढ़े व्यक्ति की खनकदार हंसी और बीच बीच में बार बार एक नाम की पुकार, साइमन, साइमन। इसके साथ ही किसी बच्चे जैसी खुशी से बजाई गई ताली की आवाज गूंज रही थी। अनीक की एक दर्दनाक चीख सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वो बेहोश हो चुका है और मिस्टर बैनर्जी, वो अनीक को अपनी बाहों में उठाकर पागलों की तरह गलियारे से दरवाजे की ओर दौड़ रहे थे। मैं भी अब और नहीं ठहर सका। ताश, मोमबत्ती, फ्लास्क, चादर, सैंडविच सब वही छूट गए। दरवाजे के पार मैदान, मैदान के पार गेट और गेट के पार बैनर्जी की मॉरिस माइनर। शुक्र था कि बैंगलोर की सड़कें उस समय लगभग खाली थी, वरना इस पागल गाड़ी की पागल दौड़ में न जाने
कितने लोग घायल हो सकते थे, ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गाड़ी में ही अनीक को होश आ गया, लेकिन वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था। पहली बार मिस्टर बैनर्जी ने कुछ कहा। अनीक के नौकर के हाथ से ब्रांडी का गिलास झपटकर आधा गटगट पीने के बाद उन्होंने अपनी गहरी दबंग आवाज में कहा, तो साइमन एक बिल्ला था। मैं खुद कुछ कहने की हालत में नहीं था, लेकिन मेरा मन उनकी बात से पूरी तरह सहमत हो गया। वास्तव में ब्राउन साहब का वह समझदार, सनकी, भावुक, वफादार और प्यारा साइमन, जिसकी मौत आज से 113 साल पहले बिजली गिरने से हुई थी, वही साइमन हमारी आज की देखी हुई एक पालतू काला बिल्ला था। तो दोस्तों, ये थी सत्यजीत राय की रहस्य और मनोवैज्ञानिक रोमांच से भरी कहानी ब्राउन साहब की कोठी। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो कहानी कंपस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा मोड़ सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। हम फिर लौटेंगे दुनिया के किसी कोने से किसी और महान लेखक की एक नई, दिल दहला देने वाली कहानी लेकर। तब तक के लिए अलविदा और सुनते रहिए कहानी कंपस।